आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है जो स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th या स्टडी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन्स की, जिनमें ज़रूरत पड़ती है शंकु परिच्छेद या कोनिक सेक्शंस की। तो जैसे नाम से पता लग रहा है, शंकु का परिच्छेद या कोनिक का सेक्शन। बात करते हैं शंकु। शंकु को कहते हैं हम कोन। तो अब यहाँ पता लग रहा है शंकु परिच्छेद मतलब शंकु का परिच्छेद काटना है। तो देखिए ये है हमारे पास एक कोन या शंकु। अब इसको अगर हम कट कर देंगे और कट करके इसका एक भाग या एक सेक्शन बाहर निकाल देंगे तो वही कहलाएगा कोनिक सेक्शन। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक गाजर है, गाजर मीन्स कैरेट, और कैरेट को आपने ऊपर से कट कर दिया और कट करने के बाद फिर आपने उसको कट करके एक पीस यहाँ से निकाल लिया। तो इस पीस की आकृति कुछ इस तरह से आएगी, ये गोल गोल रहेगा। बात कर लेते हैं कोनिक सेक्शन या शंकु परिच्छेद। देखिए शुरुआत कहाँ से हुई। ईसा से लगभग 300 वर्ष पूर्व फेमस मैथमेटिशियन यूक्लिड ने इस कोन को, इस तरह के कोन को कट करके अलग अलग विधियों से उन्होंने कट करके कई तरह के प्लेन्स निकाले और उन्होंने देखा कि अलग अलग तरह की आकृतियाँ उनको प्राप्त हुई। जैसे यूक्लिड ने बताया कि अगर हम किसी कोन को, जैसे इस कोन की ये एक्सेज है, ये अक्ष है, तो इस अक्ष के अगर हम लंबवत कट कर दें, लंबवत मीन्स 90 डिग्री पर इसे कट कर दें और कट करके इससे एक भाग या सेक्शन निकाल लें तो ये सेक्शन बन जाएगा वृत्त। देखिए जैसे गाजर को कट करेंगे आप, ऊपर का भाग निकाल दें और फिर उसे कट करेंगे, काट के निकालेंगे तो इस तरह की आकृति आपको मिल जाएगी और ये आकृति कहलाएगी सर्किल या वृत्त। किसी कोन या शंकु को अलग अलग एंगल से कट करके सेक्शंस निकालेंगे तो वो जो कोनिक सेक्शंस हैं वो अलग अलग शेप के या अलग अलग आकृति के हमें मिलेंगे। अलग अलग 4 प्रकार के जो सेक्शंस हैं यूक्लिड ने हमें बताए। तो पहले उन्होंने बताया वृत्त के बारे में, वृत्त मतलब सर्किल। दूसरा उन्होंने बताया दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त मतलब एलिप्स। और उन्होंने फिर बताया परवलय, परवलय मतलब पैराबोला। और फिर अतिपरवलय मतलब हाइपरबोला, अतिपरवलय। तो अब ये वृत्त किस कंडीशन में बनता है। वृत्त बनता है इस कंडीशन में, देखिए जैसे हमारे पास ये अक्ष है और यहाँ पर ये है जनरेटिंग एक्सेज, जनित अक्ष है ये। जनित अक्ष का मतलब है कि अगर हम इस अक्ष के परितः इस अक्ष को घुमाएंगे, देखिए इसको ऐसे समझिए, ये अक्ष फिक्स है और हम इसको घुमाएंगे, इसको इसके चारों तरफ इस तरह तिरछिए ऐसे घुमाएंगे। तो जब घुमाएंगे तो ये इस तरह से भी दिखाई देगी, ये देखिए ऐसे घूमेगी। तो जब ये घूमेगी तो कैसे बनेगा, इस तरह से आकृति हमें बन के दिखाई देगी। और बात करें अगर नीचे की, तो नीचे ये इस तरह से हमें दिखाई देगी। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास देखिए ये है कोन और इस कोन के ऊपर एक उल्टा कोन है। कोन को कहते हैं हम लंबवृत्तीय शंकु और ये है दोहरा, दोहरा मतलब डबल, डबल राइट सर्कुलर कोन। तो देखिए 2 कोन एक दूसरे से शीर्ष पर जुड़े हुए हैं और ये डबल राइट सर्कुलर कोन जो हैं इनसे हमें सेक्शंस कट करके निकालने हैं। अब बात करें अगर यहाँ पर इस जनित अक्ष की, जनित अक्ष का कोण इस अक्ष से कितना है, अगर ये अल्फा होगा तो ये जो हमने कट करके निकाला था, काट के निकाला था, यहाँ से ये, यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं अक्ष के लंबवत। तो ये अल्फ़ा और ये
बीटा, लेकिन यहाँ पर बीटा होना चाहिए 90 अंश। तो 90 अंश के कोण पर अगर हम कट करते हैं कोई सेक्शन या कोई परिच्छेद काट के निकालते हैं तो वह कहलाता है वृत्त। ओके, तो यहाँ पर अल्फा था ये जनित अक्ष का कोण अक्ष से, लेकिन बीटा यहाँ पर है 90 डिग्री, मस्ट है सर्किल के लिए। और अगर हम इस अक्ष पर, ठीक है, इस अक्ष पर थोड़ा तिरछा करके निकाल लेंगे, सेक्शन तिरछा करके कट करेंगे। कैसे? बीटा को लेसर कर दूंगा मैं 90 डिग्री से। नंबर 1 पर वृत्त था तो ये तो था कोण पूरा 90 मतलब 90 अंश, और अब मैं इस कोण को कर दूंगा 90 अंश से कम। तो देखिए 90 अंश से कम करूंगा तो ये तिरछा हो जाएगा। देखिए ऐसे, ये 90 ना होकर ये तिरछा है बीटा। अब बीटा क्या है? बीटा 90 से तो कम है, लेकिन अल्फा से बड़ा है, अल्फा से ये बड़ा होना चाहिए। तो उस कंडीशन में देखिए जब मैं इसको काटूंगा, यहाँ से कट करके निकालूंगा तो ये आकृति आएगी दीर्घवृत्त की। दीर्घवृत्त ऐसा होएगा। और वृत्त कैसा होता है? नंबर 1 पर जो कट करा था हमने, वृत्त होता है ऐसे। ये वृत्त के बारे में सब जानते हैं, सर्किल के बारे में। और ये है इलिप्स, इसे कहते हैं हम दीर्घवृत्त। तो ये है सर्कल और ये है इलिप्स। इस जनित अक्ष को समझते हैं दोबारा। ये है हमारे पास एक अक्ष, और यहाँ पर ये है जनित अक्ष। और जनित अक्ष का जो कोण है अक्ष से, वह है अल्फा। और जब इसको इस अक्ष के परितः घुमाया जाएगा, देखिए एल तो है अक्ष और एम है जनित अक्ष। तो जब इसको घुमाएंगे अक्ष के चारों तरफ तो हमें कुछ इस तरह से आकृति प्राप्त होगी, और ये कहलाएगा डबल राइट सर्कुलर कोन। ओके, अब यहाँ से ये कट करना है हमें सेक्शन। एक सेक्शन तो हमने कट कर लिया बीटा = 90 पर, दूसरा हमने कट कर लिया 90 से कम बीटा, तो ये बना हमारा इलिप्स। तो देखिए ये है सर्कल और ये है इलिप्स। ये है इलिप्स। और अब अगर हम कट करते हैं सेक्शन को, कैसे? इस जनित अक्ष के पैरेलल। देखिए कितना होगा? इस कंडीशन में जो अल्फा है और बीटा है दोनों बराबर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम कट करेंगे, जो अक्ष ये है इसके इस तरह से समांतर होनी चाहिए। यहाँ ऐसे करेंगे कट, तो कट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? इस तरह से हमारा सेक्शन यहाँ पर प्राप्त होगा। ये तो सेक्शन जब हमारा इस तरह से प्राप्त होगा तो इसकी आकृति बनेगी कुछ इस तरह से। ये इस तरह से हमारी आकृति इसकी प्राप्त होगी, और इसको कहते हैं पैराबोला। पैराबोला मीन्स परवलय। और फिर जब हमारा एंगल, देखिए यहाँ पर अल्फा था, तीसरे केस में कितना था? अल्फा = था बीटा। लेकिन जब हमें अतिपरवलय की ज़रूरत होती है तो अतिपरवलय में क्या होता है? बीटा इज लेसर देन अल्फा। बीटा छोटा होता है अल्फा से, तो इस अल्फा से छोटा होगा बीटा। तो जब छोटा होगा तो देखिए क्या होगा? ये दूसरा चित्र बना देते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से, देखिए ये है हमारा दोहरा शंकु, और ये अल्फा और बीटा होगा इससे कम। तो जब कम होगा तो इस तरह से हमारा आ जाएगा कट के। तो ये यहाँ पर बीटा जब छोटा होगा अल्फा से तो दोनों कोन्स में हमारा ये
कट कर जाएगा सेक्शन। तो उस स्थिति में हमारा सेक्शन है इस तरह से आएगा और ये कहलाता है अतिपरवलय। और बात करें अगर इसके चित्र की तो ये इस तरह से हमें शो करना पड़ेगा। इसको कहते हैं हम हाइपरबोला, हाइपरबोला। अब बात करते हैं इनकी समीकरण की, इक्वेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी पड़ेगी सर्किल की। सर्किल के बारे में स्टडी के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पर जो कोनिक सेक्शंस हमें मिलेंगे वे होंगे 4 टाइप्स के: सर्किल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। अब सबसे पहले हम जानेंगे वृत्त या सर्किल के बारे में। बात करें अगर सर्किल की डेफिनेशन की तो इसकी डेफिनेशन है ए सर्किल इज ए लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट टू द आउटर बाउंड्री। मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट मूव करता है बाउंड्री पर, और बाउंड्री पर जो मूव करता है पॉइंट, उस पर अलग अलग बिंदु हम शो कर सकते हैं। और बाउंड्री पर दिए गए प्रत्येक बिंदु की जो डिस्टेंस है वह सेंट्रल पॉइंट से सदैव बराबर होगी। उस कंडीशन में ये वृत्त कहलाता है। तो दोबारा सुनेंगे, अगर कोई बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उसके मार्ग में आने वाला कोई भी बिंदु, अगर हम यहाँ से उसकी दूरी काउंट करें सेंट्रल पॉइंट यानी कि फिक्स पॉइंट से, तो वह हमेशा बराबर होती है। अब बात कर लेते हैं इसकी इक्वेशन की। सर्किल की इक्वेशन क्या होगी? तो यहाँ पर एक बिंदु है C और दूसरा बिंदु है P। बात करें अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो हम जानते हैं D इक्वल्स टू x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हमारे पास डिस्टेंस हो A, P और C बिंदु के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली A, और ये x1 y1 है और इसको मैं मान लूँगा h2 और y2। h के हैं इसके कोऑर्डिनेट, तो उनको मैंने मान लिया है h2 और y2। तो ये हो जाएंगे x1 माइनस x2 की जगह रखूँगा मैं h का होल स्क्वायर प्लस ये y2 और ये y1। तो y1 माइनस k का होल स्क्वायर, दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा देखिए, स्क्वायरिंग करने पर यह आएगा x1 माइनस h होल स्क्वायर एंड y1 माइनस k का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, बस यही इसका इक्वेशन। तो अब लिखेंगे बिंदु P। बिंदु P क्या है? x1 एंड y1। तो बिंदु P का बिंदुपथ, बिंदुपथ मतलब लोकस। तो इसका लोकस क्या होगा देखिए, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x की जगह पर क्या लिख देंगे हम x, और y1 की जगह पर क्या लिख देंगे y, और यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर। बस यही है इक्वेशन सर्किल का। अब बात करते हैं उस सर्किल की, किस सर्किल की? जिस सर्किल का सेंटर या केंद्र दिया गया है ओरिजिन पर। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। तो यहाँ पर मूल बिंदु है 0, 0। अब ये यहाँ पर जो अक्ष है x और y अक्ष है, 2 डायमेंशनल हम इसको शो कर रहे हैं। तो देखिए 2 डायमेंशन में क्या होगा, सर्किल की बात करें अगर, तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बिंदु ले लें हम P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1। अब इसकी हम रेडियस लेंगे a, स्मॉल a, इसकी हम रेडियस लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, x2
y2 तो मैं ये ले लूँगा, 0 0 को ले लूँगा मैं h2n/2। तो बात करें अगर इस इक्वेशन की, तो यहाँ पर देखिए अंतर क्या है, x1 एंड y1 सेम है और h k की जगह पर है 0 0, तो जिसका केंद्र मतलब सेंटर, तो यहाँ पर जो केंद्र है या सेंटर है वह है 0 0 एंड रेडियस क्या है, रेडियस है इसकी a। तो क्या हो जाएगा, समीकरण क्या हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन हो जाएगा इसका x माइनस 0 स्क्वायर y माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। देखिए इससे कंपेयर करेंगे, h की जगह पर 0 और k की जगह पर 0, तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्किल का, इसको हम हमेशा याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं इस h, k पॉइंट की। तो ये समझिए कि ओरिजिन से हटकर है। h, k का मतलब है कि ओरिजिन यहाँ पर होगा 0 0। अब h एंड k आएगा ओरिजिन से हटकर किसी दूसरे स्थान पर, तो उस कंडीशन में इक्वेशन हो जाती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इन दिस केस मतलब जब हमारा केंद्र 0 0 से अलग हो। तो ये दो तरह के हमने इक्वेशंस पढ़ लिए हैं, ये पढ़ लिया है और ये भी हमने पढ़ लिया है। जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, वृत्त का व्यापक समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। हम जानेंगे कि यह है जनरल इक्वेशंस ऑफ सर्किल क्यों हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c है। हमने पढ़ा है वृत्त का जो समीकरण है x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। वृत्त का समीकरण हम जानते हैं। अब बात करें अगर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का पद और ये है x की एक पावर वाला पद, तो इन दोनों पदों को ले लेंगे एक साथ। ओके, अब y स्क्वायर और y की एक घात वाला ये दो पद हैं, तो दोनों पदों को हम ले लेंगे एक साथ और इधर c को ले जाएंगे बराबर के आगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है यहाँ पर इस फॉर्म में इसको बनाना। अब देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर जो डबल है वह है g और x का मल्टीप्लाई का डबल है। देखिए यहाँ पर जो x है उसका है ये स्क्वायर, ध्यान दीजिए x का है ये स्क्वायर, इसके साथ में है g और यहाँ पर है 2। तो मुझे इस ब्रैकेट में देखिए x का स्क्वायर है तो g का स्क्वायर मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो 2 से मल्टीप्लाई है ये g और x की है, तो इनके स्क्वायर भी होने चाहिए। तो x का स्क्वायर तो है, g का स्क्वायर नहीं था, तो मैंने g का स्क्वायर इसमें ऐड कर लिया और उतना ही मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, घटा दूंगा। तो g स्क्वायर और g स्क्वायर माइनस मैंने इसमें लिख दिया। देखिए ऐसे ही यहाँ पर करने वाले हैं, y स्क्वायर प्लस 2f एंड y। तो यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लाई है f एंड y की, तो y का स्क्वायर तो यहाँ पर है, f का नहीं है, तो f का स्क्वायर मैं ऐड कर दूंगा और इसी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो देखिए ये मैंने कर दिया है और बराबर लिख दूंगा माइनस c। ओके, अब ये मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बनाना है होल स्क्वायर। तो देखिए ये मैं यहाँ पर रखूँगा एक्स स्क्वायर 2gx प्लस g स्क्वायर। इस ब्रैकेट में केवल मैं
प्लस का जी स्क्वायर रखूँगा, माइनस का जी स्क्वायर बराबर के आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का जी स्क्वायर, माइनस वाला प्लस के आगे चला गया। अब देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट हो जाती है पूरी। इधर देखिए इस ब्रैकेट में देखिए वाई स्क्वायर प्लस 2FY प्लस एफ स्क्वायर, और ये माइनस वाला जो एफ स्क्वायर है ये जाएगा बराबर के आगे, इक्वल का निशान है इसके आगे जाएगा एफ स्क्वायर। ओके, और ये ब्रैकेट हो जाती है कंप्लीट, और बाद में है इसमें माइनस का सी। ओके, अब देखिए ये ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x प्लस जी होल स्क्वायर, और यहाँ पर y प्लस एफ इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और इक्वस टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब देखिए हमें कुछ कुछ ये रूप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं यहाँ माइनस की, तो बात करते हैं माइनस की, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं x माइनस माइनस जी। देखिए क्योंकि प्लस जी है तो माइनस मुझे चाहिए, तो जी पे मैं माइनस लगा दूंगा। इधर फिर दोबारा देखिए y माइनस माइनस एफ, और इसका लगा दूंगा मैं होल स्क्वायर, लेकिन इसका स्क्वायर नहीं है, इधर स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसके ऊपर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लगाकर स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखिए अंडर रूट भी मैंने लगा दिया और इसकी 2 पावर भी मैंने लिख दी है। तो 2 पावर जब हो जाएंगी तो देखिए क्या होगा, जब इधर सर्कल की इक्वेशन से इसकी कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एच इक्वस टू हो जाएगा माइनस जी, और के इक्वस टू हो जाएगा माइनस एफ, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए है क्या रेडियस थी, तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो बस अब हमारा जो सेंटर कितना था हमारा, केंद्र, तो सेंटर था हमारा वहाँ पर था एच के, इसमें था केंद्र कितना था हमारा एच कोमा के, तो यहाँ पर जो केंद्र हो जाएगा सेंटर हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ हो जाएगा, और रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस मतलब रेडियस हो जाएगी त्रिज्या हमारी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यह जो इक्वेशन है व्यापक समीकरण है वृत्त का, तो ये केवल एक वृत्त का समीकरण निरूपित करता है, इसलिए ये व्यापक समीकरण है या जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है, क्योंकि यह केवल एक वृत्त ही निरूपित कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि इसके केंद्र और त्रिज्या हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो पैराबोला है, पैराबोला एक कोनिक सेक्शन है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सर्किल मतलब वृत्त हम पढ़ चुके हैं, और जिस प्रकार से एक बिंदु गति करता है और वह मार्ग उसका कहलाता है वृत्त, तो कुछ उसी तरह से आज उससे आगे की बात करेंगे, परवलय हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें भी एक बिंदु मूव करेगा, क्योंकि जब एक पॉइंट मूव करता है तो मूव करके जो उसका बिंदुपथ होता है या लोकस होता है, तो वह पैराबोला कब बनता है यह जानेंगे। तो देखिए हमारे पास एक पॉइंट है P, और ये पॉइंट P इस तरह से मूव करता है कि एक पॉइंट अगर हम ले लें S, जिसकी कुछ डिस्टेंस है P से, तो सेम डिस्टेंस दूसरी साइड में रहेगी, लेकिन यहाँ पर रहेगी ये एक लाइन। तो P बिंदु जितनी डिस्टेंस पर S से है उतनी ही डिस्टेंस पर ये इस फिक्स लाइन से है। तो बात करें अगर डिस्टेंस की, मैं ये डिस्टेंस ले लेता हूँ A, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी -a।
लाइन हो जाएगी माइनस ए डिस्टेंस पर, लेकिन P जो पॉइंट है वह मूव करेगा, गति करेगा इस प्रकार कि जैसे ये गति करेगा तो इस S पॉइंट से, S बिंदु से और इस लाइन से उसकी जो डिस्टेंस है वह सेम रहेगी। तो कैसे सेम रहने वाली, जैसे बात करें अगर हम यहाँ ये पॉइंट मूव करके आया यहाँ और यहाँ और इस तरह से ये ऐसे गति करेगा, तो गति करने के बाद ध्यान ये देना है कि डिस्टेंस बिटवीन, अब ये देखिए पॉइंट हो जाएगा P, जब ये पॉइंट मूव करके यहाँ पर आएगा तो P आ जाएगा यहाँ पर। अब अगर मैं काउंट करूँ इस डिस्टेंस को या इस दूरी को तो ये कहलाएगी PS, बट ये PS डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी PM के बराबर। अब PM क्या है, PM इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये दूरी है 90 डिग्री पर, ये लंबवत दूरी है इस लाइन से बिंदु P की, और ये डिस्टेंस PS जो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो बस PS अगर बराबर रहेगी PM के, जैसे बात अगर करें यहाँ की, तो जब बिंदु P यहाँ पर आएगा तो ये डिस्टेंस हो जाएगी PS और ये डिस्टेंस हो जाएगी PM। तो इसी तरह से ये बिंदु मूव करता जाएगा, ये बिंदु हमें मिलते जाएंगे। तो इन सारे बिंदुओं को अब अगर हम मिला दें, ये सारे बिंदु इस तरह से आएंगे, और अगर हम इनको सारे बिंदुओं को मिला दें तो ये जो वक्र है, जो कर्व है, ये कर्व कहलाएगा पैराबोला या परवलय। तो ये है इसकी परिभाषा। देखिए ये है परवलय, उस बिंदु का बिंदु पथ है, किस बिंदु का बिंदु पथ है, जिस बिंदु की एक स्थिर बिंदु, तो ये बिंदु S कहलाएगा नाभि, जिसकी एक स्थिर, इस बिंदु की स्थिर बिंदु नाभि, और एक स्थिर रेखा, ये रेखा, इस रेखा का नाम है नियता। स्थिर रेखा नियता से दूरी सदैव बराबर रहती है। सदैव मतलब जहाँ पर भी ये पॉइंट P जाएगा, जैसे पॉइंट P यहाँ पर आएगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस PM हो जाएगी, ये रहेगी सेम। PS इज ए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है PS, लेकिन PM यहाँ पर लंबवत दूरी है, ये डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये PS बराबर होएगी PM के। तो ये जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं का मार्ग या लोकस पॉइंट्स कहलाएगा पैराबोला। तो बस, तो ये है नाभि, नाभि को कहेंगे हम फोकस, और ये नियता, नियता को कहेंगे हम डायरेक्ट्रिस, ये हो जाएगी डायरेक्ट्रिस। तो ये जो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बनेगी, डेफिनेशन है पैराबोला इज ए कर्व वेयर एनी पॉइंट इज एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, जो पॉइंट फिक्स है उसको कहेंगे हम फोकस, एंड फिक्स स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन कहलाएगी डायरेक्ट्रिस। बस यही हमारी इसकी डेफिनेशन थी। यहाँ पर ये है परवलय का शीर्ष। शीर्ष अगर बात करूँ मैं इसके बिंदु की, तो ये हो जाएगा A00, और यहाँ पर ये हो जाएगी y अक्ष हो जाएगी, और ये हो जाएगा x अक्ष। तो ये A के निर्देशांक हो जाएंगे 00। ये डिस्टेंस अगर मैं ले लूँ A, तो ये हो जाएगी -A, और बात करूँ अगर मैं लिखने की इसको Z, तो ये कहलाएगा डिस्टेंस -AZ हो जाएगी, और AS हो जाएगी डिस्टेंस A। हमने जो परवलय के बारे में स्टडी की है उस पर डाल लेते हैं एक नज़र। देखिए परवलय में यहाँ पर होता है शीर्ष, और शीर्ष को कहते हैं हम वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स है A, और इसके निर्देशांक कहलाएगा 00। वर्टेक्स के निर्देशांक हैं 00। बात करते हैं नाभि। तो नाभि या फोकस, देखिए फोकस, यहाँ पर फोकस है S, और S के निर्देशांक हैं
a,0। अब बात कर लेते हैं नियता। नियता मतलब डायरेक्ट्रिस। डायरेक्ट्रिस और डायरेक्ट्रिस, ये जो इक्वेशन है x इक्वल टू -a, तो ये हो जाएगा x प्लस a इक्वल टू 0। और इससे आगे बात करते हैं इसकी अक्ष की, परवलय की अक्ष। अक्ष मतलब एक्सेज। तो ये एक्सेज इसकी हो जाएगी, एक्सेज हो जाएगी इसकी एक्स अक्ष। ये एक्स अक्ष है जो इसकी अक्ष कहलाएगी। अब बात करते हैं नाभीय दूरी। तो नाभीय दूरी मतलब फोकल, नाभीय दूरी मतलब फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस क्या है? फोकस से ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है इसके बराबर, मतलब PS इक्वल टू है PM के। PM ये डिस्टेंस किसकी? नियता की। तो ये कितनी है? ये है x प्लस a इक्वल टू 0। तो बस फोकल डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस a, और PS बराबर PM। तो कह सकते हैं हम फोकल डिस्टेंस x प्लस a बराबर PS बराबर PM। तो ये भी फोकल डिस्टेंस है, ये भी, और बराबर है ये x प्लस a के। तो ये सारे तथ्य हमें याद रखने हैं परवलय के लिए। और बात करते हैं अगर टाइप्स ऑफ पैराबोला, तो परवलय के प्रकार होते हैं 4। तो 4 प्रकार के परवलय होते हैं। परवलय का मानक समीकरण ज्ञात करेंगे। तो देखिए जल्दी से हम ड्रॉ कर लेते हैं एक पैराबोला। पैराबोला क्या था? एक फिक्स पॉइंट है, मान लेते हैं S, और इस S के कुछ दूरी पर रहता है एक बिंदु P, और P के कोऑर्डिनेट्स लेता हूँ मैं x1 एंड y1, और यहाँ पर जितनी दूरी P की S से है उतनी ही दूरी पर एक लाइन रहती है। अब ये लाइन है, देखिए इधर ये लाइन है, ये भी फिक्स लाइन है। अब P बिंदु जब मूव करेगा तो इसकी कंडीशन क्या रहने वाली है कि जब ये गति करेगा, जैसे ये नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, तो इसकी जो डिस्टेंस है इस S पॉइंट से और इस लाइन से सेम रहने वाली है। देखिए इस जगह पर जब ये यहाँ पर है तो ये डिस्टेंस सेम रहने वाली है। जैसे P पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो ये डिस्टेंस जैसे यहाँ पर है तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल रहने वाली है। P बिंदु यहाँ पर है तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल, P बिंदु यहाँ पर आएगा तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल रह जाएगी। तो देखिए बात करें अगर इसको ड्रा करने की, तो कुछ इस तरह से इसकी आकृति या फिगर बन जाती है। तो ये कहलाएगा पैराबोला। अब मैं अगर यहाँ पर P पॉइंट लिख दूँ, इसके निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, और ये डिस्टेंस अगर मैं लिख दूँ m, तो ये हो जाएगी PM, और ये डिस्टेंस हो जाएगी PS। ओके, देखिए PS इक्वल रहने वाली है PM के, और PS अपॉन PM हो जाएगी इक्वल 1 के। अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये अक्ष थी y एक्सेज और ये अक्ष थी x एक्सेज। तो ये जो ओरिजिन है ये A के निर्देशांक हो जाएंगे 0 0। अब अगर ये डिस्टेंस AS मैं ले लूँ A, तो यहाँ पर ये AZ डिस्टेंस हो जाएगी -A। ओके, अब अगर बात करूँ मैं इसकी समीकरण की, किसकी? इस लाइन की, तो ये है नियता या डायरेक्ट्रिस। तो नियता हो जाएगी x इक्वल टू -a, क्योंकि ये डिस्टेंस -a है, अपोजिट साइड में है, यहाँ से a उधर है और a माइनस का
इधर है, तो ये हो जाएगी x प्लस ए इक्वस टू 0। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है x प्लस ए इक्वस टू 0। अब हमारी कंडीशन ये है यहाँ पर कि PS बराबर होना चाहिए PM के, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस PS है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और PM है यहाँ पर लंबवत दूरी। तो बस हम जानते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं कि परवलय के केस में क्या होगा, PS बराबर होगा PM के। बात करूं अगर मैं बिंदु S की, तो ये डिस्टेंस A है, x एक्सिस पर होने की वजह से ये बिंदु हो जाएंगे a, 0। देखिए S बिंदु हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएंगे इसके a, 0। अब PS डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर मैं फॉर्मूले का यूज करूं यहाँ पर, तो ये x1 माइनस x2 होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इक्वस टू कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा PM। और PM कितना है, PM को देखिए x प्लस a, PM निकाल लेते हैं यहाँ पर। PM डिस्टेंस कैसे काउंट होगी, ये जो लाइन है x प्लस a इक्वस टू 0, मैं इस पर यहाँ से लंब डाल दूंगा इस बिंदु से। तो देखिए लंब डालना सीखिए ज़रा, लंब कैसे डलेगा। जब मैं किसी लाइन पर किसी बिंदु से लंब डालूंगा तो यहाँ वाले जो निर्देशांक हैं इसमें डल जाते हैं, यानी कि x के प्लेस पर x1 और y के प्लेस पर y1 मैं डाल देता हूँ, लेकिन यहाँ पर y नहीं है, केवल x के प्लेस पर x1 हो जाएगा, और नीचे इसका गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x1 यानी कि यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और y यहाँ पर नहीं था तो इसलिए 0 हो जाएगा। तो PM हो जाएगा ओनली x1 प्लस a, क्योंकि यहाँ पर नीचे बन गया है 1 और इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा ओनली x1 प्लस a। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा x1 प्लस a। अब बात करूँ अगर x1 y1 बिंदुओं की, तो मैं इसको लिखूंगा x2 एंड y2, ये है x1 एंड y1। देखिए ये आ जाएगा x1, और x2 की बात करूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ पर y1 ही रहने वाला है, और y2 हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर x1 प्लस a। अब यहाँ पर ये हो जाएगा x1 माइनस a होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर इक्वस टू x1 प्लस a। अब मैं दोनों साइड में करने वाला हूँ स्क्वायर, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये रह जाएगा x1 माइनस a का होल स्क्वायर, y1 स्क्वायर और x1 प्लस a का आ जाएगा स्क्वायर। देखिए यहाँ पर वर्गमूल खत्म होगा तो इसकी 2 पावर्स आ जाएंगी। अब इसको ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट को खोल लेंगे, ये आएगा x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a x1, y1 स्क्वायर, इसको भी खोल लेंगे, x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a x1। देखिए यहाँ पर x1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा x1 स्क्वायर से, क्योंकि ये इधर जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा a स्क्वायर से। अब y1 स्क्वायर मैं यहाँ पर रोक दूँ तो ये माइनस का 2ax बन जाएगा, बराबर के आगे इक्वल के निशान के आगे जाएगा, तो 2 माइनस ये है और प्लस 2 है, तो ये हो जाएगा 4ax1। अब देखिए ये x1 है और ये है y1, तो मुझे लिखना पड़ेगा, अतः बिंदु P, x1 y1 क्या है, P बिंदु के निर्देशांक है। P बिंदु वह बिंदु है जो मूव कर रहा है और जिसके मूव करने से या जिसका बिंदु पथ परवलय बना है। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, अतः बिंदु P का बिंदु पथ या लोकस, तो बिंदु P x1 y1 का बिंदु पथ। तो जब हम बिंदु पथ लिखते हैं तो इस x1 की जगह पर x और y1 की जगह पर y लिख देंगे, तो ये हो जाएगा y
स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। बस यही है परवलय का मानक समीकरण।